हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज का ये वीडियो है कर के विवर्तन यानी शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड। ये टॉपिक आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी इकोनॉमिक्स, एलटी इकोनॉमिक्स और हायर एजुकेशन सभी में बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि यदि पूर्ति बेलोजदार हो तो कर का भार किस पर पड़ेगा, या पूर्ति लोजदार हो तो कर का भार किस पर पड़ेगा। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है, जिसको आप अगर संभाल कर सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कर विवर्तन। तो कर विवर्तन का मतलब है शिफ्टिंग। शिफ्ट मीन्स अपने ऊपर से धकेल कर दूसरे को पहुंचा देना। कर विवर्तन मोस्टली इनडायरेक्टेड, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, उनके संबंध में ही लागू हो सकता है। मान लीजिए कि कोई आप हैं, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए आप कोई जग या ग्लास कुछ भी बनाते हैं और आपकी लागत उसमें आ जाती है 20 रुपये पर पीस। लेकिन जब सरकार ने आप पर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाया 5 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो आपकी लागत हो गई 25 रुपये पर पीस। तो जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो ये चाहेगा कि ये 5 रुपये मैं उस आदमी से वसूल लूँ जो इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। तो वो जो है अपना टैक्स कीमत में जोड़ देगा। अब जब वो टैक्स अपने कीमत में जोड़ देगा तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो कितना टैक्स कीमत में जोड़ सकता है, उपभोक्ताओं से वसूल कर सकता है, और कितना अपने ऊपर ही उसे वहन करना है या ख़ुद को ही पे करना है। और ये सारी परिस्थितियाँ कौन सी होंगी, जिसमें वो कस्टमर या कंज्यूमर से अपना टैक्स वसूलेगा, या फिर जिसमें वो खुद उस टैक्स को पे करेगा। उन सारी परिस्थितियों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि जो ईएस यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच और मांग की लोच बराबर हैं, अर्थात ईएस इज इक्वल टू ईडी के है, तो कर का भार क्रेताओं यानी खरीदने वाला बायर और जो विक्रेता है सेलर, दोनों के बीच बराबर बराबर बट जाएगा। वस्तु की कीमत में कर की कीमत की आधी राशि के बराबर वो बढ़ोतरी करेगा, और पूर्ति और मांग वक्र के ढाल जब समान होते हैं उस स्थिति में ऐसा होगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो मेन पर्पज़ होता है तो वो आपका है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना, कि पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाए या टीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाए। इस टाइम अगर आप अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित बनने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत टाइम ले लेगा। तो आपको सिर्फ ट्रिकी और स्मार्ट स्टडी करनी है और इन सारी लाइनों को एक साथ रट लेना है और समझ लेना है। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक आती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति लोच, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच। इन दोनों वर्ड को समझ लीजिए। देखिए, जो पूर्ति की लोच है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि किसी एक टाइम पर जो कीमत किसी भी चीज़ के लिए बाज़ार में प्रचलित है, उस पर जो मैन्युफैक्चरर है, जो विक्रेता है, वो कितना सामान बेचने के लिए तैयार है, या उस कीमत पर उस समय उसके पास कितना सामान बेचने को है। ये होती है पूर्ति की लोच। तो जो अल्पकालीन बाज़ार हैं या जो दैनिक या क्षेत्रीय बाज़ार हैं, जो चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती हैं, वहाँ पर पूर्ति की लोच जो है आपकी वो बेलोजदार होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो मैन्युफैक्चरर है या विक्रेता है, वो उस सामान को बहुत ज़्यादा टाइम रोक कर नहीं रख सकता। यानी जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वहाँ पर पूर्ति की लोच बेलोजदार होती है। और ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब नहीं होती, जिनको स्टोर किया जा सकता है एक लंबे टाइम तक, वहाँ पूर्ति की लोच जो है वो लोचदार कहलाएगी। दूसरा इसमें टर्म है मांग की लोच। तो देखिए, मांग की लोच यहाँ पर वैसे तो आड़ी लोच, आय लोच और कीमत लोच 3 तरह की होती है, लेकिन बेसिकली जो मांग की लोच है वो आपको कीमत लोच के संबंध में पढ़ाई जाती है। तो मांग की लोच का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, तो उसकी मांग में किस प्रतिशत के साथ परिवर्तन होगा, ये होती है मांग की लोच। तो अगर आपका पूर्ति जो है, उसकी किसी भी वस्तु की पूर्ति की लोच और मांग की लोच बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो भी टैक्स लगेगा वो आधा बेचने वाला देगा और आधा खरीदने वाला देगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है
कि यदि आपकी जो पूर्ति की लोच है वो ज़्यादा है मांग की लोच से, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ऐसी स्थिति में जो कर का भार है वो विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक पड़ेगा और वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, जब आपकी पूर्ति की लोच ज़्यादा होगी डिमांड की लोच से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेता पर, यानी जो ख़रीदेगा वो जो है टैक्स को पे करेगा। मतलब जब पूर्ति की लोच अधिक है, यानी पूर्ति लोचदार है, जिस सामान को जो विक्रेता है वो बहुत दिनों तक अपने पास रख सकता है, इसका पूर्ति की लोच ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो भी सप्लाई बाज़ार में मौजूद है वो जल्दी नष्ट होने वाली, जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है, वो रख कर भी उसको बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्रेताओं पर जो है वो असर जो है टैक्स का पड़ेगा, क्रेता ही, यानी जो बायर है, जो आप कस्टमर या कंज्यूमर सही वर्ड है इसके लिए वो है, तो उस पर टैक्स पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, ऐसी स्थिति हो जब के जो पूर्ति की लोच है वो कम है डिमांड की लोच से, तो ऐसी स्थिति में क्रेताओं के मुकाबले विक्रेता पर भार अधिक होगा। पूर्ति की लोच कम किस स्थिति में होगी? जब जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब होने वाली हों, उनको विक्रेता रोक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो विक्रेता है वो खुद ही कीमतें नहीं बढ़ाएगा और जितना टैक्स बढ़ा है उसको वहन करते हुए खुद ही कम ही कीमत पर उस चीज़ को जल्दी बेचना चाहेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में विक्रेताओं को कर अधिक देना होगा। कीमतें जो बढ़ेंगी वो प्रति इकाई कर राशि की आधी से कम बढ़ेंगी। समझ रहे हैं कि जब मान लीजिए 5 रुपये अगर टैक्स लग गया है, तो उसमें से जो प्रति इकाई 5 रुपये प्रति इकाई लग रहा है, तो कीमत वो 1 या 1.5 रुपये बढ़ा सकता है, 2.5 से कम ही वो कीमत को बढ़ाएगा और 3-3.5 रुपये लगभग खुद ही पे करेगा। इसके बाद अगली स्थिति आ जाती है कि यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है और पूर्ति अपेक्षाकृत बेलोचदार है, तो कर का संपूर्ण भार विक्रेता पर ही पड़ेगा। जब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है, मांग पूर्णतः लोचदार से मतलब है कि थोड़ी सी भी अगर उसमें कीमत में परिवर्तन कर दिया जाए तो मांग बहुत ज़्यादा घट या बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी जो विक्रेता है वही भार वहन करेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर उसने कीमत बढ़ाई तो उसकी डिमांड नीचे जा सकती है। तो मांग पूर्णतः लोचदार होगी, उस स्थिति में भी जो है आपके विक्रेता पर ही कर भार पड़ेगा। एक अगली स्थिति है, और हाँ एक बात ये कि ये जो आपका कर विवर्तन है, ये शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन है, ये 2 बातों पर मेनली डिपेंड करता है। पहला होता है मांग और पूर्ति की लोच, जिस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके अलावा ये लॉ ऑफ रिटर्न्स यानी प्रतिफल के नियमों पर भी नियमों का भी इस पर असर पड़ता है, जिसको हम अगली वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। आज हम सिर्फ मांग और पूर्ति की लोच के आधार पर कर विवर्तन कैसे संभव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगली स्थिति आ जाती है कि यदि वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है और पूर्ति अपेक्षाकृत लोचदार है, तो कर का संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ जाएगा। यानी कि मांग बेलोचदार है और पूर्ति लोचदार है अपेक्षाकृत, तो क्रेता पर पड़ेगा। और इससे पहले जो 4th पॉइंट ऊपर देखिए, यहाँ जब मांग लोचदार होगी तो विक्रेता पर, और जब मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो इसका जो है वो क्रेता पर पड़ेगा। मांग और पूर्ति का उल्टा करके आपको रखना है। अगर मांग लोचदार है तो विक्रेता पर, लेकिन अगर पूर्ति लोचदार होगी तो क्रेता पर। इसका उल्टा भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला है, एक छठी कंडीशन ये बन सकती है कि जब वस्तु की पूर्ति लोचदार हो और मांग बेलोचदार हो तो कर भार क्रेता पर ही पड़ेगा। यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार हो और मांग बेलोचदार हो तो भी कर भार जो है वो क्रेता पर पड़ेगा। और एक लास्ट पॉइंट आता है, यदि वस्तु की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो और मांग लोचदार है तो कर भार विक्रेता सहन करेगा।
ठीक है, ये 7 बातें थी, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लेना, सुन लेना। एक बार में समझ में ना आए 2 बार में समझ में आ जाएगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको मांग की लोच और पूर्ति की लोच का मतलब पता होना चाहिए। वो कैसे लोचदार होती हैं और कैसे बेलोचदार होती हैं, कॉन्सेप्ट वो है। वो अगर आपकी समझ में आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। और हाँ, ये एक निःशुल्क वीडियो है, ये मेनली उन बच्चों के लिए हैं जो कहीं भी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उसका पैसा नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जो ग्रस्त हैं और फैमिली के साथ कोचिंग को नहीं जा सकती, बच्चों को भी देखना है, तो खाली टाइम में इन वीडियो को सुनकर इसका लाभ उठा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठा पाएँ। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो आपको मेनली समझना है वो 2 चीज़ें समझनी है। मांग की लोच, ये पहले भी मैंने बताया, फिर बता रही हूँ। मांग की लोच होती है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कोई पेन है, उसकी कीमत अगर 10 रुपये है, तो अगर कीमत उसकी 10 रुपये है, किसी पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपये है, और वो जो उसकी 10 रुपये पर उसकी डिमांड हो रही है 100 पेन्स। ठीक है, अब अगर ये जो 10 रुपये हैं इसको कीमत घटाकर जो मैन्युफैक्चरर है वो 8 रुपये कर दे और इसकी डिमांड अचानक से जो है वो 200 पेन हो जाए, तो आप कहेंगे कि मांग लोचदार है, अत्यधिक लोचदार है। ये होता है मांग का लोच। ठीक है, और मांग की लोच जो होती है वो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनके संबंध में बेलोचदार ही रहती है, क्योंकि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत अगर बढ़ भी जाए तो आपको वो ख़रीदना ही ख़रीदना है। जैसे मान लीजिए आप गेहूँ या चावल या घर का अनाज है, अगर आपके घर में 10 किलो गेहूं का खर्चा है, तो चाहे गेहूं की कीमत 10 रुपये प्रति किलो हो या 20 रुपये प्रति किलो, आप लाएंगे 10 किलो गेहूं ही खरीद कर। तो इनकी बेलोचदार होती है, और जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी जो होती है लोचदार होती है। दूसरी बात है इसमें पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच का मतलब पहले बताया है, दोबारा बता रही हूँ कि वस्तु की वो मात्रा जो किसी विशेष कीमत पर विक्रेता यानी बेचने वाला बेचे जाने के लिए प्रस्तुत करे। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे सोच लीजिए आप, जैसे कि कोई टी शर्ट्स हैं जो 200 रुपये पर पीस बाज़ार में उसकी कीमत है, तो उन 200 रुपये में जो कोई विक्रेता है वो कितनी टी शर्ट्स ला रहा है, 100 बेचना चाह रहा है, 50 रुपये 50 टी शर्ट्स बेचना चाह रहा है, कितनी उसके पास सप्लाई है, वो पूर्ति की लोच है। और पूर्ति की लोच जो होती है पूर्णतः बेलोचदार होती है, प्रायः नष्ट होने वाली वस्तुओं के संबंध में या अल्पकालीन बाज़ारों की वस्तुओं में, जहां विक्रेता वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार बदल नहीं सकता और ना ही उसको समायोजित कर सकता है। और दूसरी बात, पूर्णतः लोचदार पूर्ति की लोच उस समय होगी जब वस्तु नष्ट होने वाली ना हो, उसको रखा जा सके, काफ़ी दिन तक उसको स्टोर किया जा सके। जितनी लोचदार पूर्ति जितनी लोचदार होगी, कर भार उतना ही क्रेता पर पड़ेगा, और पूर्ति जितनी बेलोचदार होगी, कर भार उतना ही विक्रेता पर पड़ेगा। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये है आज का वीडियो। आज हमने टैक्स शिफ्टिंग में बात की है कर विवर्तन में मांग और पूर्ति की लोच के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम कर विवर्तन का जो दूसरा आधार होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कर विवर्तन कैसे संभव है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।